बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम सेफ़ मदरहुड और फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो इन्फेंट केयर और देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ चार्ट्स के बारे में होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ टर्म्स आप सुनेंगे इस हवाले से, जैसे इन्फेंसी है और प्री स्कूल एज है, फिर स्कूल एज है, इस किस्म के टर्म्स। तो ये इनसे आप इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या हैं, इनसे क्या मुराद है आपकी एग्जैक्टली, तो वो देखते हैं। इन्फेंसी से मुराद पहला साल होता है एज का। तो अप टू 1 ईयर ऑफ एज जो बच्चा है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। अब इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं न्यूनेटल पीरियड में और पोस्ट न्यूनेटल पीरियड में इन्फेंसी को। तो जो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ है, दोज आर आल्सो कॉल्ड न्यूनेटल पीरियड। और जो 28th डे से आगे पूरे 1 साल तक का पार्ट है इन्फेंसी का, उसको पोस्ट न्यूनेटल पीरियड कहते हैं। देन प्री स्कूल एज होती है, जो 1 से 4 साल तक के बच्चों को आप प्री स्कूलर्स कहते हैं। टॉडलर्स जो होते हैं वो इसी एज ग्रुप में आते हैं। तो उसके बाद स्कूल एज है, जो 5 से 14 साल तक के बच्चों को हम स्कूल एज या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कहते हैं। तो ये 3 टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। अब न्यूनेटल केयर क्या होती है? तो न्यूनेटोलॉजी जो है वो फैमिली हेल्थ सर्विसेज की एक ब्रांच है जो डील्स विद द केयर ऑफ न्यू बॉर्न्स। हमने कहा जी एक न्यूनेटल पीरियड होता है इन्फेंसी में, विच इज द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। तो उस दौरान, उस एज पीरियड के दौरान जो केयर है न्यू बॉर्न की, दैट इज कॉल्ड न्यूनेटोलॉजी, और वो न्यूनेटल केयर होती है। इसमें गाइनी ऑब्स और पीडियाट्रिक्स और प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एंड नर्सिंग जो है वो सब की सब इन्वॉल्व होती हैं इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। इन सारे शोबों को, इन सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को मिल के न्यूनेटल केयर में अपना हिस्सा डालना होता है। अच्छा जी, न्यूनेटल केयर को अर्ली न्यूनेटल केयर और लेट न्यूनेटल केयर में आप डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली न्यूनेटल केयर जो है, हमने कहा न्यूनेटल केयर जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड late neonatal periods accordingly. Then early neonatal care and late neonatal care है। So early neonatal care is the first week of neonatal period। उस दौरान जो आप केयर उसको प्रोवाइड करते हैं वो अर्ली neonatal केयर कहलाती है। हमने कहा जी न्योनेट होता है जो कि पहले 28 दिन तक का बच्चा होता है, पहले 28 दिन तक उसकी एज होती है, दैट इज अ न्योनेट। उसमें अर्ली न्योनेटल केयर इज द केयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ न्योनेटल पीरियड। Newborn during this period has to adopt itself rapidly and successfully to an alien environment। उसके लिए जब वो दुनिया में आया है तो नई environment, वो एक alien environment है। After coming out of mother's womb, उसको उसने adapt करना होता है, इसलिए इस दौरान केयर की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ जो है ये बहुत क्रूशल पीरियड है, क्योंकि इस दौरान जो डेथ का रिस्क है वो ज़्यादा होता है, और इट इज़ स्पेशली हाई ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आफ्टर बर्थ। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी हम लेटर ऑन देखेंगे, जो इन्फेंट्स मर जाते हैं उसमें मेजॉरिटी की जो डेथ होती है वो अर्ली न्यूनेटल पीरियड में होती है। और अर्ली न्यूनेटल पीरियड में पहले 24 से 28 घंटे सबसे ज़्यादा अहम है इस हवाले से। अर्ली न्यूनेटल पीरियड में हमने कहा जो रिस्क जो है मोर्टेलिटी का वो ज़्यादा होता है, तो वो ये रिस्क रूरल एरियाज़ में और भी ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो रूरल एरियाज़ में एक्सपर्ट हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पर पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं होएगा, न्यूनेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होएगा, इवन गायनी ऑब्स वाले लोग अवेलेबल नहीं होंगे। अगर है तो कोई फैसिलिटी, बेसिक हेल्थ यूनिट है तो वहाँ पे कोई मेडिकल ऑफिसर होगा, बट एक्सपर्ट केयर विल नॉट बी अवेलेबल इन रूरल एरियाज़। एक्सेस टू टर्शरी सेंटर्स या स्पेशलाइज्ड केयर सेंटर्स, वो एक्सेस भी नहीं होती, वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं लोग। और फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं रूरल एरियाज़, वो भी फ़र्क होती हैं फ्रॉम द डेवलप्ड एरियाज़। तो वहाँ पे उन एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से जहाँ पे हाइजीन के इशूज़ हो सकते हैं या प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज सच एज क्लीन वाटर, ये एक इशू हो सकता है। तो इन इशूज़ की वजह से वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है इन रूरल एरियाज़ में अर्ली न्यूनेटल पीरियड में। फिर कुछ कंजेनिटल इन्फेक्शंस होती हैं जो टोक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से हो सकती हैं, रूबेला या हर्पीज़ की वजह से हो सकती हैं, या सिफिलिस की वजह से हो सकती हैं। वो भी जो हैं एसोसिएटेड है विद हाई मोर्टेलिटी रेट्स इन न्यूनेट्स। तो इन इन्फेक्शंस की वजह से भी न्यूनेट्स में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है।
तो अर्ली न्यूनेटल केयर जो हमने प्रोवाइड करनी होती है, और जिसमें हमने कहा कि गायनियोब्स और पीड्स और न्यूनेटोलॉजिस्ट और जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सारी की सारी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस सारे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्यों प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं अर्ली न्यूनेटल केयर प्रोवाइड करके ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहला तो इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस है। आप चाहते हैं कि जो न्यू बॉर्न है उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएं और वो मेंटेन हों। आप मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर चाहते हैं, आप अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग रेजिमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री एंड जो फीडिंग रेजिमेंट उस पर चला जाए और ज़्यादा अच्छा हो कि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे चला जाए। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स आप चाहते हैं, स्पेशली इन्फेक्शंस। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं अर्ली न्यूनेटल केयर। ऑब्जेक्टिव्स में हमने कहा कि आप कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस को एस्टेब्लिश भी करना चाहते हैं और मेंटेन भी करना चाहते हैं इन द न्यू बॉर्न या न्यू नेट। तो उसमें जो इमीडिएट केयर में सबसे पहले आता है, तो फिर आप उसकी एयरवे जो होती है उसको क्लियर करेंगे। जो न्यू बॉर्न है वो सक्शन के ज़रिए से उसको क्लियर करेंगे ताकि उसकी ब्रीदिंग इस्टेब्लिश हो सके, रेस्पिरेटरी फंक्शन इस्टेब्लिश हो। आप एपगार स्कोर एक होता है, अभी हम देखते हैं एपगार स्कोर क्या होता है। आप उसका नोट करते हैं। एपगार स्कोर के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो न्यूनेट है यानी बॉर्न है उसके सर्वाइवल के चांसेस कैसे हैं। अगर लो स्कोर हो तो सर्वाइवल के चांसेस भी उसके साथ ही कम हो जाते हैं। आप कॉर्ड की केयर करते हैं, उसकी क्लीन कटिंग और एसेप्टिक मेजर्स प्रॉपर अप्लाई हुए कि नहीं। आप आइज़ की केयर करते हैं, केयर ऑफ द स्किन होती है उसको साफ करते हैं, किसी कोई लुब्रिकेंट या कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आप देखते हैं कि हाइपोथर्मिया में तो नहीं जा रहा, जो न्यू बॉर्न है उसको आप वार्म करते हैं और आप ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश करवाते हैं एज सून एज पॉसिबल। इफ द मदर इज एबल टू फीड द न्यू बॉर्न, तो जितनी जल्दी हो सके आप उसकी ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश करवाते हैं। तो ये इमीडिएटली जो आपने चीज़ें करनी होती हैं इन द न्यू बॉर्न, ये वो वाली चीज़ें हैं। तो एयरवे को क्लियर किया जाता है, सिक्रीशंस उसमें जो होती हैं वो उससे, और म्यूकस जो उसके अंदर जमा होती है वो उसमें से निकाली जाती है, यूजुअली डन थ्रू सक्शन मशीन जो अवेलेबल होती है इन द डिलीवरी रूम्स। फिर आप पोजीशनिंग ऑफ द बेबी जो है हेड को लो कर लें, तो उससे भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास सक्शन अवेलेबल नहीं है। और रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ब्रीदिंग एस्टेब्लिश ना हो विद इन अ मिनट। तो बर्थ के बाद 1 मिनट तक अगर उस बेबी की ब्रीदिंग एस्टेब्लिश ना हो तो आप उसको रिससिटेट करना पड़ेगा। फिर इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। रिससिटेशन के दौरान आपको बेबी को इंट्यूबेट करना भी पड़ सकता है और आपको उसको असिस्टेड रेस्पिरेशन भी देनी पड़ सकती है थ्रू अ रेस्पिरेटर। फिर एपगार स्कोर की हमने बात की थी। ये पहले 1 मिनट पे, बेबी की बर्थ के बाद 1 मिनट पे, और फिर 5 मिनट के वक्फे के बाद, फिर 5वें मिनट पे आफ्टर द बर्थ, यानी कि पहले मिनट पे और 5वें मिनट पे ये एपगार स्कोर लिया जाता है। तो 9 से 10 तक हो तो ये परफेक्ट स्कोर है। अगर 0 से 3 के बीच में हो एपगार स्कोर तो हम कहते हैं कि बेबी इज सीवियरली डिप्रेस्ड। अगर 4 से 6 के बीच में हो तो बेबी इज मॉडरेटली डिप्रेस्ड। जिन बेबीज या जिन इन्फेंट्स का स्कोर एपगार स्कोर 5 मिनट पे भी लो हो तो उनके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एपगार स्कोर क्या होता है। इसमें आप जो चीज़ें नोट करते हैं वो 5 चीज़ें जो हैं वो हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी एफर्ट है, मसल टोन है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स और कलर है। तो इनको नोट करने के बाद आप स्कोर जो है वो देते हैं, स्कोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट रेट स्लो है या 100 से नीचे है तो उसको स्कोर विल बी 1। अगर हार्ट रेट ओवर 100 है तो स्कोर विल बी 2। और ऐसे ही रेस्पिरेटरी एफर्ट का है, गुड क्राइंग है तो 2 स्कोर होगा। अगर स्लो रेगुलर रेस्पिरेटरी एफर्ट है तो 1 होगा, अगर एब्सेंट हो तो 0 होगा ऑब्वियसली। मसल टोन देखते हैं, एक्टिव मूवमेंट्स हैं या फ्लासिड है या कोई फ्लेक्शन है एक्सट्रीमिटीज की या नहीं, उस हवाले से स्कोर करते हैं। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज देखते हैं, क्राई और ग्रिमस देखते हैं।
फिर कलर देखते हैं बेबी का, पिंक है या ब्लूइश है। इस हवाले से आप स्कोर करते हैं और इवेंचुअली जो टोटल स्कोर होता है उसको देखते हैं कि वो कितना है। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर स्कोर लो हो इवन आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ लाइफ, तो जो सर्वाइवल के चांसेस है बेबी के कम हो जाएंगे। फिर केयर ऑफ द कॉर्ड में आप जो नॉर्मल इन्फेंट है उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, उसको टाई किया जाता है जब इसमें से पल्सेशंस खत्म हो जाए उस वक्त। तो जो स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए यूज होते हैं, और टाई जो होती है उसके ऊपर वो लगानी, वो भी स्टेरलाइज होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक प्रेपरेशन उस पर अप्लाई की जाती है, और ना सिर्फ कॉर्ड के ऊपर जो कट एंड है उसका, बल्कि स्किन पे भी अराउंड द बेस जो है उस पर भी अप्लाई की जाती है। उसको ड्राई रखा जाता है, और ये खुद ब खुद 5 से 8 दिन में जो कॉर्ड का पीस है जो वो एसेप्टिक नेक्रोसिस के बाद वो सेपरेट हो जाता है बॉडी से, इन्फेंट की बॉडी से। दिस इज द केयर ऑफ द कॉर्ड। फिर केयर ऑफ द आईज है, इसमें लिड मार्जिन्स जो होते हैं उनको साफ किया जाता है स्टीराइल वेट स्वैब्स के साथ फ्रॉम इनर टू आउटर डायरेक्शन। फिर एक ड्रॉप पर आई ऑफ 1% सिल्वर नाइट्रेट का जो कि ताज़ा बना हो, या फिर टेट्रासाइक्लिन 1%, उसको प्रिवेंट किया जाता है ताकि कंजक्टिवाइटिस के चांसेस कम हो जाएं, स्पेशली द गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस। दिस इज द केयर ऑफ द आईज। केयर ऑफ द स्किन इन्वॉल्व्स बेदिंग, जो कि फर्स्ट बात है यूजुअली सोप और वार्म वाटर के साथ दिया जा सकता है बेबी को जब वो चंद घंटों की उसकी एज हो जाए, ताकि उसके ऊपर जो मेकोनियम या वर्निक्स लगा या ब्लड क्लॉट्स लगे जो भी स्किन पे है वो साफ हो जाए। तो विद वार्म वाटर एंड सोप आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ। अच्छा, इसको आप डिले भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चंद घंटों के बाद उसको बेद करना ही करना है। तो आप इसको 12 to 24 आवर्स डिले कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस एज वेल। कल्चर जो जिस जगह पे वो है वहाँ पे क्या चीज़ प्रेवलेंट है, उसको इतना डिले भी कर सकते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर न्यू बॉर्न का 36.5 to 37.5 सेल्सियस के बीच में होता है। तो बेबी की बर्थ के इमीडिएटली आफ्टर जो उसको ड्राई किया जाता है, उसको रैप किया जाता है और उसको मदर के हवाले कर दिया जाता है ताकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाए, और वहाँ पे वार्मथ भी उसको फिर मिलती है और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर में हेल्प मिलती है। अच्छा, उसको कोल्ड सरफेस पे नहीं रखा जाता न्यू बॉर्न को, ताकि हाइपोथर्मिया के जो चांसेस न्यू बॉर्न में बहुत ज़्यादा होते हैं वो ना हो पाए। प्री टर्म या लो बर्थ वेट बेबीज जो हैं वो उनका हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हीट जो है वो ज़्यादा क्विकली लूज करते हैं, क्योंकि उनमें सबक्यूटेनियस फैट कम होती है इनमें प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबीज में। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज अनदर थिंग विच इज डन इन द न्यूनेट्स, जो इमीडिएट केयर का एक पार्ट है। एंड फाइनली इमीडिएट केयर में ब्रेस्ट फीडिंग आती है। तो आइडियली इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड विद इन एन आवर ऑफ बर्थ, ताकि बॉन्डिंग जो होती है वो भी हो जाए। बॉन्डिंग हम पहले देख चुके हैं पोस्ट नेटल केयर में कि क्यों ज़रूरी होती है। फिर जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको क्लोस्ट्रम बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है बेबी के लिए, क्योंकि इसके अंदर हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये फॉर द न्यू बॉर्न इम्पॉर्टेंट होता है टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस, स्पेशली डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। फिर रेगुलर मिल्क जो है वो 3rd to 6th डे आफ्टर बर्थ आना शुरू होता है। शुरू में क्लोस्ट्रम होता है, फिर रेगुलर मिल्क शुरू हो जाता है 3rd to 6th डे आफ्टर बर्थ। और बेबी शुड बी अलाउड टू ब्रेस्ट फीड व्हेन एवर इट वांट्स, इट इज ऑन डिमांड होता है, उसकी वो कोई नहीं होती रेजिमेंट की जी सुबह पिलाएं फिर शाम को पिलाएं या दिन में 4 दफ़ा पिलाएं। जब भी बेबी wants to feed उसको फीड कराया जाता है। अर्ली न्यूनेटल केयर में न्यूनेटल एग्जामिनेशंस भी होते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है ये बर्थ के बिल्कुल बाद किया जाता है इन द डिलीवरी रूम। तो इसके अंदर आप क्या देखते हैं, यू वांट टू लुक फॉर इंजरीज कि बर्थ प्रोसेस के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान कोई इंजरी तो नहीं हुई है इन्फेंट को। फिर आप मेलफॉर्मेशंस या एबनॉर्मेलिटीज को देखते हैं जिनकी कोई अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है इन सम केसेस। आप देखते हैं सैनोसिस तो नहीं है लिप्स का और स्किन का।
आप देखते हैं कि ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, जो एनस है वो इम्परफोरेटेड तो नहीं है, कोई परसिस्टेंट वॉमिटिंग तो नहीं है बेबी में, या टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी तो नहीं है कि ड्रॉप्स एंड स्पाइक्स। और फिर आप सेरिब्रल इरिटेशन के साइंस कुछ होते हैं, यू विल स्टडी देम इन पीडियाट्रिक्स, आप वो देखते हैं। और फिर आप उसकी मेच्योरिटी देखते हैं कि बेबी बॉर्न जो है वो इज इट मेच्योर इनफ कि इसके अंदर कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है या मेल फॉर्मेशन तो नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन जो सून आफ्टर बर्थ किया जाता है इन द डिलीवरी रूम। तो सेकंड एग्जामिनेशन जो होता है इट शुड बी डन बाय अ पीडियाट्रिशियन। और अच्छा होता है कि अगर 24 घंटों के दौरान विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ आप सेकंड एग्जामिनेशन बाय अ पीडियाट्रिशियन जो है वो हो जाए। तो इसमें पीडियाट्रिशियन उसका बॉडी साइज देखता है, डिटेल एग्जामिनेशन होता है, इसमें हर चीज़ देखी जाती है। तो बॉडी साइज में उसका वेट, क्राउन हील लेंथ, हेड एंड थोरेसिक पेरीमीटर्स हेड एंड थोरेसिक पेरीमीटर्स देखते हैं। फिर बॉडी टेम्परेचर, स्किन फॉर सियानोसिस, जॉन्डिस, एरिथमा ये देखा जाता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज उसकी देखता है पीडियाट्रिशियन, उसमें मर्मर्स तो नहीं है, पल्स क्या है और रेस्पिरेटरी रेट क्या है। और फिर न्यूरो बिहेवियरल एक्टिविटीज होती हैं, इसमें पोस्चर, मसल टोन वगैरह शामिल हैं, ये देखता है। फिर हेड एंड फेस जो है उसका एग्जामिनेशन होता है, इसमें हाइड्रोसेफलस, आईज फॉर कैटरेक्ट, कोलोबोमा वगैरह उसके लिए देखी जाती हैं। कानों को देखा जाता है फॉर डिसमॉर्फिज्म। फिर माउथ एंड लिप्स फॉर क्लेफ्ट पैलेट या हेयर लिप, इसके लिए उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर एब्डोमेन को देखते हैं पीडियाट्रिशियन या देखती हैं पीडियाट्रिशियन कि डिस्टेंशन तो नहीं है, इम्परफोरेट एनस तो नहीं है। लिम्स और जॉइंट्स को देखते हैं, कोई डिफॉर्मिटीज, कोई कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप तो नहीं है। स्पाइन को देखते हैं फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया को फॉर हाइपोस्पेडियाज, हाइड्रोसील, फ्यूज लेबिया एटसेट्रा, इन चीज़ों के लिए एग्जामिन किया जाता है। फिर कुछ न्यूनेटल इन्फेक्शंस हैं, उनके हवाले से आपने केयर प्रोवाइड करनी होती है अगर वो है तो। न्यूनेटल टेटनस इसमें एक चीज़, ये प्रिवेंटेबल है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान टेटनस की इम्यूनाइजेशन आपने मदर को दी है तो न्यूनेटल टेटनस के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ये बहुत कम हो जाते हैं। फिर कंजेनिटल सिफिलिस जो है वो एक इन्फेक्शन है जो हो सकती है। ये 2.4 टू 4.8 मिलियन यूनिट्स ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जो होती हैं वो बेबीज़ को दी जाती है जो एट रिस्क हों फॉर कंजेनिटल सिफिलिस। ऑब्वियसली ऐसी मदर्स जिनमें सिफिलिस हो उनमें ये चांसेस होते हैं कि न्यूबॉर्न को ये इन्फेक्शन हो कंजेनिटली। फिर न्यूबॉर्न एक हेपेटाइटिस बी जो है जिस मदर को पॉजिटिव हो उनके यहाँ जिस बच्चे की पैदाइश होती है जो न्यूबॉर्न होता है तो उसमें 20% रिस्क होता है कि HBS एंटीजन जो है वो बच्चे में मुंतकिल हो जाएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी। और 90% चांसेस है कि HBE एंटीजन जो है वो उसकी ट्रांसमिशन होएगी फ्रॉम मदर टू फीटस। अच्छा जी, सॉरी फॉर द पॉज। न्यूबॉर्न जो HBV पॉजिटिव मदर्स में होते हैं तो ऐसी सूरतों में उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाती हैं हेपेटाइटिस बी की 0.5 ml हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप दे देते हैं न्यूबॉर्न को। फिर ऑब्वियसली जो उसकी रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसके अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल होती है। तो हैप बी वैक्सीन विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ भी दे दी जाती है। उसके बाद वैक्सीनेशन एट दी स्केड्यूल्ड इंटरवल्स जो होते हैं हेपेटाइटिस बी के वो उसको दी जाती है। फिर अगर HIV पॉजिटिव मदर हो उनके यहाँ जो न्यूबॉर्न्स होते हैं तो उनमें 30% चांसेस होते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के। वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन्स कि ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू द न्यूबॉर्न। तो उसमें 30% जो चांसेस हैं HIV पॉजिटिव मदर में, ऐसी सूरत में कोई प्रिवेंशन जो है वो न्यूबॉर्न्स के लिए अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दे पाते हैं जिससे आप ये मुमकिन बना सकें कि जो बच्चा है उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो ये न्यूनेटल इन्फेक्शंस हैं। फिर मेजरिंग द बेबी एक पार्ट है अर्ली न्यूनेटल केयर का। इसमें आप बर्थ वेट देखते हैं
पहले घंटे में ही लाइफ के आप उसको मेजर करेंगे तो वो बर्थ वेट होगा, और इसको नेक्स्ट 100 ग्राम्स, नियरेस्ट 100 ग्राम्स, नॉट नेक्स्ट 100 ग्राम्स, तो नियरेस्ट 100 ग्राम्स है उस तक राउंड ऑफ कर लिया जाता है। अच्छा जी, आप बर्थ वेट के बाद लेंथ देखते हैं, पहले 3 दिन के अंदर देखनी होती है, और नेक्स्ट 0.1 सेंटीमीटर को तक इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं इन्फेंटोमीटर के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे ये नेक्स्ट 0.1 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, नॉट द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। फिर हेड सर्कमफ्रेंस देखते हैं, मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड इन ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर में आप मेजर करते हैं। तो ये 3 चीज़ें मेजरिंग द बेबी उसमें शामिल होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द बर्थ वेट। हम अभी तक बात कर रहे थे अर्ली न्यूनेटल पीरियड की, तो उसके दौरान जो केयर आपने प्रोवाइड करनी होती है अर्ली न्यूनेटल केयर। हम आते हैं लेट न्यूनेटल केयर में। ये वीक 2 से 4 तक न्यूनेटल पीरियड के दौरान जो केयर प्रोवाइड की जाती है, दैट इज लेट न्यूनेटल केयर। आपको मालूम है कि न्यूनेटल पीरियड जो होता है वो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ है, तो फर्स्ट 7 डेज के लिए जो केयर है वो अर्ली न्यूनेटल केयर है, क्योंकि वो अर्ली न्यूनेटल पीरियड है। और उसके बाद नेक्स्ट जो 3 वीक्स हैं, 2, 3 एंड 4 जो वीक नंबर्स हैं, उनमें लेट न्यूनेटल केयर है। इसमें कॉमन और सीरियस हैजर्ड्स ऑफ इन्फेक्शन जो हैं और मेल न्यूट्रिशन के जो हैं वो इसमें देखे जाते हैं, उनके हवाले से केयर प्रोवाइड की जाती है। इसमें डायरिया और नमोनिया आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी। अच्छा, अर्ली न्यूनेटल केयर के दौरान एट रिस्क इन्फेंट्स को आइडेंटिफाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से इन्फेंट्स हैं जो हायर रिस्क पे हैं मोर्टेलिटी के, तो वो उसी दौरान किया जाता है, अर्ली न्यूनेटल पीरियड के दौरान ही। तो उसमें कौन से इन्फेंट्स शामिल होते हैं? सबसे पहले तो जिनका बर्थ वेट जो है वो लो हो, तो लो बर्थ वेट इज यूजुअली लेस देन 2.5 किलोग्राम्स। अगर 2.5 kg से बर्थ वेट कम है तो दैट विल बी लो बर्थ वेट बेबी, वो एट रिस्क होता है। ट्विंस हो तो वो एट रिस्क होते हैं। अगर बर्थ ऑर्डर 5 या इससे ज़्यादा है तो वो एट रिस्क होते हैं। बच्चे का नंबर 5वां है अपने बहन भाइयों में, या उससे आगे है 6वां, 7वां, 8वां, तो वो एट रिस्क है। आर्टिफिशियल फीडिंग पे जो बच्चे हैं वो एट रिस्क होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रहे हैं। अगर वेट बिलो 70% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट है तब वो एट रिस्क होते हैं। तो ये आगे हम जाके ग्रोथ चार्ट्स हैं और उसमें देखेंगे कि वो एक्सपेक्टेड वेट और एक्चुअल वेट क्या होता है, कैसे आप देखते हैं कि बिलो 70% एक्सपेक्टेड वेट। फेलियर टू गेन वेट ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव मंथ्स, इसको कहते हैं फेलियर टू थ्राइव। तो अगर 3 महीने हो गए हैं और बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो वो एट रिस्क है। अच्छा, जिनमें मेल न्यूट्रिशन होता है या डायरिया होता है, चलता रहता है या साइकिल होता है, वो चलता रहता है, तो वो भी एट रिस्क होते हैं, प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन या डायरिया। फिर वर्किंग मदर या सिंगल पेरेंट जो होता है उनके बच्चे भी आर एट हायर रिस्क ऑफ इंजरी और मोर्टेलिटी देन अदर्स। अच्छा, आप इन्फेंट केयर के हवाले से बहुत सी टर्म्स सुनेंगे, जैसे न्यूनेटल डेथ्स क्या होती हैं या पेरीनेटल डेथ्स क्या होती हैं, या इन्फेंट मोर्टेलिटी, इस किस्म की चीज़ें आप सुनेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनसे क्या मुराद क्या है इन टर्म्स से। तो जो स्टिल बर्थ, सबसे पहले तो आप एक टर्म सुनेंगे स्टिल बर्थ। तो स्टिल बर्थ्स वो होती हैं जो 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेकर टर्म तक के पीरियड के दौरान अगर डेथ हो जाए फीटस की तो उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। पेरीनेटल डेथ्स होती हैं जो 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर 7 डेज आफ्टर बर्थ तक, यानी कि अर्ली न्यूनेटल पीरियड भी उसमें शामिल करके वो उस दौरान उस पीरियड में जो डेथ्स होती हैं वो पेरीनेटल डेथ्स कहलाती हैं। फिर अर्ली न्यूनेटल डेथ्स जो पहले 7 दिन में बर्थ के बाद हैं। लेट न्यूनेटल डेथ्स जो हैं 7 से 28 दिन के अंदर आफ्टर बर्थ हैं, और इन दोनों को मिला के अर्ली और लेट को आप न्यूनेटल डेथ्स कहते हैं। फिर 28 दिन से लेकर 1 साल के अंदर तक जो डेथ्स होती हैं उनको आप पोस्ट न्यूनेटल डेथ्स कहते हैं, और न्यूनेटल डेथ्स और पोस्ट न्यूनेटल डेथ्स दोनों को मिला के आप इन्फेंट डेथ्स के या इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। तो जो येलो पार्ट ऊपर आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है, दैट डिनोट्स द इन्फेंट मोर्टेलिटी फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक चीज़ है, एक रेट है, एक इंडिकेटर है जो आप बहुत सुनेंगे और बहुत इस्तेमाल होगा।
ये होता क्या है एक्चुअली? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 year of age during a year divided by number of live births in the same year, तो multiplied by 1000, ये आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देगा. तो you have to remember this formula and you must be able to calculate the infant mortality rate if the figures are given for these terms. और you know what live births are, इसके हम पहले इसको डिफाइन कर चुके हैं during the safe motherhood and postnatal care. तो वंस अगेन स्टिल बर्थ क्या होती है? तो ऐसा फीटस जिसका वजन 1 किलोग्राम हो गया हो या जो 28 वीक्स तक पहुंच गया हो, ऐसे फीटस की डेथ हो जाए तो वो स्टिल बर्थ कहलाती है. स्टिल बर्थ रेट या लेट फीटल डेथ रेट जो है आपने कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? Still birth rate will be equal to fetal deaths weighing over 1000 grams at birth during the year divided by total live plus stillbirths over 100 grams at birth during the year multiplied by 1000 will be your stillbirth rate. And then there is the perinatal mortality rate. जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी हम पहले बात कर चुके हैं, क्या होती है? इट इज फ्रॉम 28th वीक ऑफ जेस्टेशन टू द 7th डे आफ्टर बर्थ पेरीनेटल पीरियड होता है. इसके अंदर इस पीरियड के दौरान जो डेथ्स होंगी वो पेरीनेटल मोर्टेलिटी होएगी. इसमें बहुत स्टिल बर्थ भी शामिल होती हैं और अर्ली न्यूनेटल डेथ्स भी शामिल होती हैं. So if you have to calculate perinatal mortality rate, what you will do is you will take late fetal deaths, that is fetal deaths of more than 28 weeks of gestation, plus you will add early neonatal deaths, which are the deaths during the first week of life, and these two happening in a year, in a given year, divided by live births plus late fetal deaths in the same year and multiplied by the multiplier 1000 will be your perinatal mortality rate. न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट आपने कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो आप अर्ली न्यूनेटल डेथ्स और लेट न्यूनेटल डेथ्स दोनों को लेंगे और उनसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे. These are the deaths occurring during the neonatal period actually. तो neonatal mortality है, that is from birth to 28 days after birth. So this is how you will calculate neonatal mortality rate. It will be equal to number of deaths of children under 28 days of age in a year divided by total live births in the same year multiplied by 1000 will be your neonatal mortality rate. And whatever the answer of this equation is, you will write it as the neonatal mortality rate is this per 1000 in a year या during the given year. ठीक है. अर्ली neonatal mortality rate कैलकुलेट करना हो तो number of deaths of children less than 1 week of age in a year divided by total live births in the same year multiplied by 1000 will be early neonatal mortality rate. Late neonatal mortality rate will be number of deaths of children after 7th day of birth till 28th day of age in a year divided by total live births in the same year multiplied by 1000. You must be able to calculate these rates if the figures are given for all the specific definitions, just specific terms here. Post neonatal mortality rate will be total number of deaths of children between 28 days and 1 year of age in a given year divided by total number of live births in the same year multiplied by 1000. अब हम देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी की काजेज क्या हैं. तो जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ आप कह लें, उसमें जो सबसे अहम कॉजेज हैं मोर्टेलिटी की वो लो बर्थ वेट है. सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर लो बर्थ वेट होता है 2.5 kg से कम अगर बर्थ वेट हो तो ये सबसे अहम है. फिर प्री मेच्योरिटी, बर्थ इंजरी या डिफिकल्ट लेबर, सेप्सिस, जेनिटल एनोमलीज, हेमोलिटिक डिजीज, प्लेसेंटा या कॉर्ड की कंडीशंस, डायरियल डिजीजेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सारी कॉजेज हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी की.
और पोस्ट न्यूनेटल जो पीरियड आ जाता है उसमें जो मोर्टेलिटी होती है उसकी जो कॉजेज हैं वो थोड़ी सी फर्क हो जाती हैं। फिर सबसे अहम उसमें रेस्पिरेटरी इलनेस है, निमोनियाज हो जाती हैं, फिर डायरिया है, फिर कम्युनिकेबल डिजीज कोई और इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी या डायरिया के अलावा कोई और कम्युनिकेबल डिजीज हो वो है, मेल न्यूट्रिशन है, कंजेनिटल एनोमलीज हैं और एक्सीडेंट्स हैं। ये पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी की कॉजेज हैं। So how will you be able to prevent infant morbidity and mortality? There are a number of things that you can do, a number of steps, a number of measures that you can take. उसमें सबसे पहले prenatal nutrition है। तो आप ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड ऑफ मदर उसकी न्यूट्रिशन को ठीक रखेंगे तो आप यू विल बी एबल टू इंश्योर दैट के जो बेबी जो इन्फेंट की न्यू बॉर्न है उसका बर्थ वेट जो है वो ठीक होगा। तो आप जानते हैं कि अर्ली न्यूनेटल पीरियड में सबसे बड़ी कॉज जो है मॉर्टेलिटी की और मॉर्बिडिटी की वो लो बर्थ वेट है। तो आप इस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकेंगे। यू हैव टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस स्पेशली टेटनस। तो अगर आप एंटीनेटल पीरियड में मदर को इम्यूनाइज कर देंगे अगेंस्ट टेटनस, यू कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शंस लाइक टेटनस। फिर और इम्यूनाइजेशन जो है, बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी जो भी इम्यूनाइजेशन होनी है अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो है वो अगर हो रही हैं तो यू विल बी एबल टू प्रिवेंट मैनी ऑफ द इन्फेक्शंस। हम जानते हैं कि लेट न्यूनेटल पीरियड में निमोनिया एंड डायरिया एंड अदर इन्फेक्शंस आर द मेजर कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी, तो आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि जो ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन है उनमें मोर्टेलिटी भी कम है और मॉर्बिडिटी भी कम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मॉनिटरिंग उसकी करेंगे बच्चे की, और फैमिली प्लानिंग जो है अगर आप स्पेसिंग है प्रॉपर बच्चों में और तो उनके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि नंबर 5 और उससे आगे वाले जो चिल्ड्रन हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। तो फैमिली प्लानिंग कैन रिजल्ट इन रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो सैनिटेशन एनवायरमेंटल है और पर्सनल है। अच्छा जी, प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्राइमरी लेवल पे इन डिस्टेंट एरियाज प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू लोअर इन्फेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। फिर उसके बाद आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अपनी उसको करें अपने कम्युनिटी की, तो उससे आप इन्फेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी जो है उसको वो नीचे ला सकते हैं। अगर आप का सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है कम्युनिटी का या कंट्री का या प्रोविंस का या सिटी का वो इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो इन्फेंट्स में है वो कम होती जाएगी। ना सिर्फ इन्फेंट्स में बल्कि मैटरनल मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है। फिर फैमिली प्लानिंग की बात पहले हो चुकी है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर हेल्थ एजुकेशन है। यू मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू योर मैसेज। उनको मालूम हो कि क्या होता है और क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप हेल्थ एजुकेशन के हवाले से पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। तो हेल्थ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। कुछ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मदर्स में एनीमिया है, उसको करेक्ट करेंगे तो आप उसका जो बेबी है उसमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम कर सकते हैं। एंड सिमिलरली देयर आर मेनी अदर स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिर स्क्रीनिंग फॉर ट्रीटेबल कंडीशंस। कुछ ऐसी कंडीशन ट्रीटेबल हैं लेकिन उनका मालूम ही नहीं होता है, डायग्नोज नहीं होती हैं, उनको पता करके आप उसको ट्रीट करेंगे तो आप मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लें जी कि एनीमिया की अगेन बात ले लें, अगर मदर्स में एनीमिया करेक्ट कर देंगे तो आप अगर उसको स्क्रीन करेंगे उसकी एचबी करवाएंगे तो आपको पता चलेगा इसको एनीमिया है और उसको ट्रीट करेंगे तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को और लोअर कर सकते हैं। सिमिलरली इन द इन्फेंट्स कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसको आप अगर अर्ली स्क्रीन करके और डायग्नोज करके ट्रीट कर देंगे तो आप मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू बॉर्न की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करना चाहते हैं, तो आप किन किन मौकों पे किन एरियाज पे इंटरवेंशंस कर सकते हैं जिनसे कि आपको मदद मिल सकती है उनकी न्यू बॉर्न की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक पार्ट है, प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान आप इंटरवेंशंस ऐसी कर सकते हैं जिससे आप न्यू बॉर्न की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स, फिर ड्यूरिंग एंड सून आफ्टर डिलीवरी एंड देन ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। आइए इनको इंडिविजुअली देखते हैं। बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या कर सकते हैं, आप स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसी कर सकते हैं और आप ये कर सकते हैं कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं।
इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूबॉर्न की हेल्थ को। आप मदर को हेल्दी और वेल नरिश्ड रख के इम्प्रूव कर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स और टोबैको और अल्कोहल और वगैरह वगैरह जो है उनके यूज़ को ख़त्म करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न को। और आप टेटनस और रुबेला की इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। याद रखिए टेटनस की इम्यूनाइजेशन तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जाती है, रुबेला इज़ नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये याद रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, उसको प्रिवेंट करें। अगर मदर को सिफिलिस है, बेबी को सिफिलिस, कंजेनिटल सिफिलिस होने के चांसेस है, तो आप प्रिवेंट करें मदर को सिफिलिस ना हो, एसटीआई को प्रिवेंट करें। फीमेल एजुकेशन, आप उनको तालीम दें कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या उनके लिए बेहतर नहीं है, और उससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूबॉर्न की हेल्थ। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इंटरवेंशंस आप कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उसका अर्ली कांटेक्ट हो जाए विद द हेल्थ सिस्टम। जो मदर है उसको आप प्रॉपर एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर सकें, उसकी एंटीनेटल विजिट्स हों, उसको एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करें, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई कर सकें, कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट कर सकें और ट्रीटमेंट उसकी प्रोवाइड कर सकें, टेटनस के लिए इम्यूनाइजेशन उसको दे सकें, और इन्फेक्शंस को प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आप कर सकें। तो ये तभी मुमकिन होगा जब प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है उसका कांटेक्ट होगा अर्ली और अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल विद द हेल्थ सिस्टम। फिर उसकी डाइट बेहतर होगी। तो ये इंटरवेंशन एक कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आप प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन आवर कल्चरल सेटअप। यू हैव टू go for prevention of violence against women either legislatively, ठीक है, अगर legislation मौजूद है इस किस्म की तो उसको implement करके properly, and again through education, health education, आप उसकी prevention के through you can improve the outcome of a pregnancy, that is the health of a newborn. फिर ड्यूरिंग एंड सून आफ्टर डिलीवरी क्या इंटरवेंशन कर सकेंगे? आपको याद होगा हमने जो नेटल केयर थी, जो केयर ड्यूरिंग दी डिलीवरी थी, उसमें पढ़ा था कि हमने सी को याद रखना है, सी फॉर क्लीन। तो बाय कीपिंग एवरीथिंग क्लीन यू कैन इंश्योर दी गुड हेल्थ ऑफ अ न्यूबॉर्न। So clean hands and fingers, clean surface for delivery, clean cutting and care of the cord, keeping birth canal clean by avoiding harmful practices, clean gloves, towel, etc. So keeping everything clean will mean that you will have a healthy newborn. So again, we were talking about the interventions that can be done during the childbirth that may result in a healthy newborn. उसमें safe and clean delivery by skilled attendant है, early detection and prompt management of delivery and fetal complications है, emergency obstetric care, newborn resuscitation, cleanliness of newborn, clean cord, eye and skin care, early initiation of exclusive breastfeeding, prevention and control of infections, information and counseling regarding dangerous signs and care seeking. So these are all the interventions that can be done during the childbirth, which will result in a healthier newborn. You will be able to bring down the morbidity and mortality among the newborns if you can provide these interventions during the childbirth. फिर है जी कि आप ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ जो है न्यूबॉर्न का, उसमें क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं जिससे आप उसकी सेहत जो है उसको बेहतर बना सकते हैं? हाउ कैन यू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ अ न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ? व्हाट आर द इंटरवेंशंस, स्पेसिफिक इंटरवेंशंस? तो उसमें सबसे पहले अर्ली पोस्टनेटल कांटेक्ट है, मीनिंग के चाइल्ड बर्थ के बाद कांटेक्ट ऑफ मदर एंड चाइल्ड विद द हेल्थ सिस्टम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो हो। हम पहले देख चुके हैं कि सेकंड एग्जामिनेशन जो है जो न्यूबॉर्न का है वो 24 आवर्स के बाद में हो जाना चाहिए, 24 आवर्स के बीच में, सो पीडियाट्रिशियन से। तो अगर वो अर्ली कांटेक्ट होएगा पोस्टनेटली तो तभी मुमकिन हो सकेगा। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एंड सपोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज इन न्यूबॉर्न इन्फेंट, फिर इम्यूनाइजेशन है, और अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कल्चरल and all our cultural and all that जो हमारे यहाँ
रिलीजियस और सम ऑफ द अदर स्टफ जो हमारे यहाँ जा जो फैड्स एंड कस्टम्स हैं उनके हवाले से प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। फिर चंद टर्म्स हैं जो आप सुनेंगे उनको डिफाइन कर लेते हैं। आप सुनेंगे कि जी प्री टर्म और टर्म पे और पोस्ट टर्म बेबीज होती हैं। तो न्यू बॉर्न्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। ये जेस्टेशनल एज के हवाले से ये टर्म्स यूज होती हैं। तो प्री टर्म वो होती हैं जो 37th वीक ऑफ जेस्टेशन के एंड से पहले ही जिनकी बर्थ हो जाती है, दैट इज लेस देन 259 डेज। तो इसमें फिर आगे इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है सब कैटेगरीज में प्री टर्म को। एक्सट्रीमली प्री टर्म है, वेरी प्री टर्म है, मॉडरेट टू लेट प्री टर्म है। तो एक्सट्रीमली प्री टर्म 28 वीक से भी पहले जो होते हैं उनको एक्सट्रीमली प्री टर्म कहते हैं, और वेरी प्री टर्म 28 से लेस देन 32 वीक्स है, और मॉडरेट टू लेट प्री टर्म 32 से 37 वीक्स के बीच में है। बट यू मस्ट रिमेंबर कि प्री टर्म जो है 37th वीक से पहले है। टर्म पे जो बेबीज होती हैं वो जब 37 वीक्स कंप्लीट हो जाएं लेकिन 42 से ऊपर ना हो तो वो टर्म पे जो जेस्टेशनल एज है उसको कहते हैं जी टर्म पूरी हो गई है। 259 से 293 डेज ये बनते हैं। पोस्ट टर्म जो होती हैं जो 42 कंप्लीटेड वीक्स पे या इसके बाद जो बेबीज बॉर्न होते हैं उनको पोस्ट टर्म कहते हैं। 294 डेज या ओवर ये बनता है। दीज आर द टर्म्स यू मस्ट नो। लो बर्थ वेट का जिक्र आया तो इसको बर्थ वेट ऑफ लेस देन 2.5 kg आप जो होता है उसको लो बर्थ वेट बोलते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज, जब भी उसको टर्म पे हो, प्री टर्म हो, पोस्ट टर्म हो, जब भी पैदा हुआ है, अगर उसका बर्थ वेट जो है वो 2.5 kg से कम है विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ तो उसको आप लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस है हमारे यहाँ इसका, और इसकी वजह से बहुत से मसाइल होते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन, पेरीनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, ह्यूमन वेस्टेज एंड सफरिंग, हाई कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशियो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। अच्छा जी, लो बर्थ वेट जो है सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इन्फेंट्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल है। अच्छा, ना सिर्फ सर्वाइवल का, उसकी वो थ्राइव करता है कि नहीं करता है वो भी डिपेंडेंट है ऑन द बर्थ वेट। अगर लो बर्थ वेट है तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कम होती है। जितना कम होगा लो बर्थ वेट, लोअर इज द चांस ऑफ सर्वाइवल। अच्छा, लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन अ लो बर्थ वेट बेबी आर एटेलेक्टेसिस, malformations, pulmonary hemorrhage, intracranial bleeding, pneumonia and other infections. अच्छा जी, हमने कहा था लो बर्थ वेट जो बेबीज होते हैं वो होते हैं जिनका वजन जो है वो 2.5 kg से कम होता है बर्थ के वक्त, रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज। इसमें दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, एक स्मॉल फॉर डेट होते हैं और एक प्री टर्म बेबी। दो वजूहत की वजह से ये हो सकता है। तो प्री टर्म अगर वो टर्म से पहले हो गया है, प्री टर्म है 37th वीक के कंप्लीट होने से पहले अगर उसकी बर्थ हुई है तो चांसेस होते हैं कि उसकी वो लो बर्थ वेट होगा। इस वजह से नहीं कि उसकी जो डेवलपमेंट इंट्रायूट्राइन ग्रोथ है जो उसकी वो ठीक नहीं हो रही थी, वो ठीक हो रही थी, नॉर्मल रेट पे चल रही थी, बट वो प्री टर्म पैदा हो गया इसलिए उसका लो बर्थ वेट है। अच्छा, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चा टर्म पूरी पे पैदा हुआ है या प्री टर्म पे हुआ है लेकिन जो है उसका वजन कम है, बर्थ वेट जो है वो कम है, लो बर्थ वेट है, और वो इस वजह से है क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ जो है वो नॉर्मल से कम थी, नॉर्मल रेट से कम थी। उनको स्मॉल फॉर डेट बेबीज बोलते हैं। ये डेट तो उसकी टर्म की पूरी थी बट वजन कम है तो वो स्मॉल फॉर डेट है। तो लो बर्थ वेट की प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें कुछ डायरेक्ट मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस हैं। डायरेक्ट मेजर्स क्या है? आप आइडेंटिफिकेशन करें एट रिस्क प्रेगनेंसीज की। हम पढ़ चुके हैं पहले इन द सेफ मदरहुड और एंटीनेटल केयर में कि ये एट रिस्क प्रेगनेंसीज क्या होती हैं, तो उनको आप आइडेंटिफाई करें टाइमली, तो यू कैन मेक श्योर कि वो प्री टर्म पैदा ना हो या वो स्मॉल फॉर डेट ना हो। दैट इज हाउ यू कैन प्रिवेंट लो बर्थ वेट बेबीज। देन आप फूड इनटेक बढ़ा के ड्यूरिंग द एंटीनेटल केयर, ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड सॉरी, आप फूड इनटेक बढ़ा के उसके मदर का आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप इन्फेक्शंस को कंट्रोल करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स इन द मदर उसको आप करके तो प्रिवेंट कर सकते हैं।
लो बर्थ वेट को। फिर इनडायरेक्ट मेजर्स में क्या है, फैमिली प्लानिंग, अगर स्पेसिंग है प्रॉपर, अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं है, और उससे आप यू कैन इंश्योर दैट दी न्यूबॉर्न विल नॉट हैव लो बर्थ वेट। फिर आप स्मोकिंग जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको खत्म करवा के, फिर सैनिटेशन को इम्प्रूव करवा के, इससे ये होता है कि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इन द मदर कम हो जाते हैं, एंड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यूरिंग बर्थ वो कम हो जाते हैं। बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ यंग गर्ल्स हैं, उनको उनकी हेल्थ का ख्याल रखें और उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, आप इंश्योर कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज से आप इंश्योर कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस हैं ये लो बर्थ वेट को प्रिवेंट करने की। सो आज के लिए इतना ही इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे।